देखोगे, प्लांट फिजियोलॉजी को डिटेल से करोगे तो उसके अंदर केमिस्ट्री का पार्ट बहुत सारे आएंगे। तो मैंने पिछले क्लास में आपको बोला था कि आप एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर में आपको 4 स्टेप आते हैं। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर में सबसे पहले आपको मैंने ये बताया था कि सबसे पहले जो ग्लूकोज है, सबसे पहले जो ग्लूकोज है वो ब्रेक करेगा और इस प्रोसेस को स्टेप 1 कहेंगे, जिसे हम लोग कहते थे ग्लाइकोलिसिस। सबसे पहले ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा जिसे हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, जो सेकेंड स्टेप होगा वो आप लोगों को याद होगा, तो उसे मैंने कहा था लिंक रिएक्शन, जो आज हम लोग डिटेल से करेंगे क्योंकि हमने ग्लाइकोलिसिस कल कवर किया था। तो आज का टॉपिक है लिंक रिएक्शन। और लिंक रिएक्शन के बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट है जिसे बच्चा डरता है, वो थर्ड है, एक साइकिल पढ़ना है जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल में थोड़े से लोग डरते हैं क्योंकि इसके स्टेप्स याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होता है। और फोर्थ जो सबसे खतरनाक है, इस चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट पार्ट माना जाता है, जिसको आप कहते हैं ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या इसी को आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हमने यही पढ़ा था। हमने कल एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट किया, तो इस एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें 4 पार्ट्स पढ़ने, जिसमें मैंने कल आपको ग्लाइकोलिसिस कवर कराया था। फिर भी मैं एक फटाफट एक जनरल आइडिया ग्लाइकोलिसिस का दे देता हूं। बहुत सारे बच्चे ने तो डिटेल से कर लिया है, लेकिन उसका एक शॉर्ट ट्रिक दे देता हूं ना, कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान में कितने एटीपी बने, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कितना वाटर बना ना, और ग्लाइकोलिसिस कितने स्टेप का था। तो फटाफट हम लोग ग्लाइकोलिसिस के बारे में देखते हैं। फिर हम लोग आज का मेन टॉपिक, आज का टॉपिक है वो लिंक रिएक्शन है और क्रेब्स साइकिल है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप लोग खुद बताइए कि ग्लाइकोलिसिस कहां रन करता है। चलिए फटाफट पहला क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूं कि जो ग्लाइकोलिसिस है वो कहां रन करता है। मैं क्लू दे देता हूं, ग्लाइकोलिसिस के दौरान एक जो ग्लूकोज होता है जो 6 कार्बन कंटेनिंग है, कितने कार्बन है, 6 कार्बन इसके अंदर है, वो ग्लूकोज टूटता है और टूटने के बाद में वो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, जिसे हम आयन के फॉर्म में पायरुवेट भी कह सकते हैं या पायरुविक एसिड कहिए। पायरुवेट और पायरुविक एसिड सेम चीज। कितने कार्बन के, 3 कार्बन के। चलिए फटाफट सेकेंड क्वेश्चन है, ये ग्लाइकोलिसिस टोटल कितने स्टेप का है। कल मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोलिसिस टोटल कितने स्टेप के होंगे, तो आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो टोटल स्टेप थे 10। टोटल स्टेप कितना था, 10 थे, जिनमें से स्टार्टिंग के 2 स्टेप पे, फर्स्ट एंड थर्ड पे 2 एटीपी खर्च हुए थे। अगर आपको याद है तो स्टार्टिंग में फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप पे एक एक एटीपी खर्च होता था ना। इसे हमने कहा कि आपने अभी क्या किया, इन्वेस्ट किया। अभी आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पहले पैसा लगाना पड़ेगा। आपने 2 रुपए खर्च कर दिए। बाद में अगर आपको याद होगा तो 7 और 10 स्टेप पे हमें 4 एटीपी बने थे, 2 एटीपी 7th पे और 2 एटीपी 10th पे बना था। तो टोटल एटीपी कितने मिले, 4 एटीपी। खर्च कितना किया था, 2, बने कितने, 4। सर कैसे एटीपी बना था, 7th पे और 10th पे। तो आपको याद होगा कि ये जो एटीपी है वो बच्चा लोग आपके सबस्ट्रेट ने बनाया था। मैं सबस्ट्रेट हूं, मेरे पास एनर्जी है, मैंने अपने ताकत से एटीपी बनाया। तो सबस्ट्रेट ने अपनी ताकत से एटीपी बनाया, तो हम लोग इस प्रोसेस को कहते हैं एसएलपी, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, 2 एटीपी खर्च, 4 एटीपी मिले। लेकिन सबसे खतरनाक, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे ध्यान देना है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था
स्टेप नंबर 6, जहां पर ग्लूकोज से ऑक्सीडेशन कराना था, ग्लूकोज से ऑक्सीडेशन कराना था। सर ऑक्सीडेशन मतलब हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीडेशन मतलब हाइड्रोजन का निकलना। इस चैप्टर में हम लोग क्या याद रखना है, ऑक्सीडेशन का मतलब हाइड्रोजन का। तो रिमूव होगा, कौन करेगा सर, तो यहां पर दो आएंगे, पुलिस आएगा, पुलिस का नाम क्या है, NAD+, NAD+, पुलिस है, उसने ग्लूकोज से हाइड्रोजन ले लिया और हाइड्रोजन लेने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा NADH और H+ में, NADH और H+ में। यानी पुलिस ने क्या किया, हाइड्रोजन लिया, चोर को पकड़ा, चोर का नाम हाइड्रोजन था, उसे पकड़ करके ले गया। सर कहां ले जाएगा, सर NADH क्या करेगा, चोर को पकड़ा पुलिस ने, क्या करता है सर, ये जो NADH है ना वो एक मशीन में जाएगा, एकदम सिंपल सा समझिए। NADH जो है एक मशीन में जाएगा जिसका नाम होगा ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। NAD ने हाइड्रोजन पकड़ा, किसमें कन्वर्ट हुआ, NADH। सर इस हाइड्रोजन का क्या करेगा, NADH जाएगा ETS में, वो हाइड्रोजन दे देगा। ETS के अंदर में ऑलरेडी ऑक्सीजन था, NADH आया, हाइड्रोजन दे दिया, और ETS में क्या था, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनते हैं वाटर। तो देखिए ना, दो NADH आया था तो क्या होगा, दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आएंगे, वो ऑक्सीजन से जुड़ेगा और दो वाटर बनेंगे। याद रखिएगा, ETS से क्या फायदा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ जाते और क्या बनने का, वाटर बनेगा। ऐसे वाटर को आप कहिएगा मेटाबॉलिक वाटर। जो वाटर ETS के हेल्प से बनता है उसे मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं। इसे हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, एक पूरा क्लास जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम लोग पढ़ने वाले, सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक वही माना जाता है। फिलहाल समझिए ETS का काम क्या है, ऑक्सीजन है, NADH आया, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ने से क्या बनता है, वाटर बन गया। ऐसे वाटर को मेटाबॉलिक वाटर कहेंगे। बोले ठीक है सर, अब क्या करेगा, NADH के पास में ताकत भी है, NADH के पास ताकत है, वो ताकत ETS ले लेगा। और रूल याद रखिए, ETS क्या करता है, एक NADH से 3 ATP बनाता है, कितने, 3। ये NCERT में गिवन है और आपको याद भी रखना है, एक NADH से कितने ATP बनते, आंसर लिख कर कहेगा 3। तो यहाँ NADH कितने, 2 है, तो यहाँ ATP बनेंगे 6 ATP, 6 ATP। सर ये ATP कैसे बना, ETS ने बनाया, उसको चलाने के लिए क्या था बच्चा, ऑक्सीजन। इसलिए हम इसे OP कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। OP का मतलब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीजन के हेल्प से बनाया ना, ETS में ऑक्सीजन था, उसके हेल्प से ATP बना, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो यहां पास ATP कितने बने, ध्यान से सुनिएगा। स्टार्टिंग में आपने 2 ATP खर्च किया, बिजनेस स्टार्ट किया है, 2 ATP खर्च कर दीजिए। बाद में बिजनेस में आपको क्या होगा, फायदा होगा। क्या फायदा हुआ, आपको शाम में 4 ATP मिले। तो अभी कितने आप नेट में चल रहे हो, 4 मिला, 2 खर्च हो गए, 2 प्लस में चल रहे हो। लेकिन इस दौरान एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। वहां पर NAD नाम का सब्सटेंस आता है, हाइड्रोजन लेके चला जाएगा। सर कहां जाएगा, कोई मोटो तो होगा, किसी का हाइड्रोजन लेके कहां दे दोगे भाई, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में डालेंगे। क्या करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो हाइड्रोजन को ले लेगा, अपने ऑक्सीजन में जोड़ेगा और वाटर बनाएगा। तो 2 NADH आए हैं तो 2 वाटर बन गए। और सर और कोई काम होता है ETS में, एक और काम, ETS ताकत बनाता है। NADH में एक ताकत है, वो ताकत जब ETS में आएगा, ETS क्या करेगा, उस ताकत को ATP में कन्वर्ट करेगा। एक NADH आएगा तो 3 ATP बनेंगे, 2 NADH आया तो 6 ATP बन गए। तो इस पूरे चैप्टर में जहां भी ETS के हेल्प से आप ATP बनाइएगा, उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन।
और जहां पर सबस्ट्रेट डायरेक्टली बना है, ईटीएस नहीं बना रहा है, डायरेक्टली सबस्ट्रेट के अंदर एनर्जी है, उसने एनर्जी डोनेट किया, उससे बना, उसे कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। बस यही है बच्चे, इसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। और मैं एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूं जिसे आपको सॉल्व करना है, बहुत ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, इस पर कोई गड़बड़ नहीं कीजिएगा। आपको टाइम दे रहा हूं, सोचिए और उसके बाद आंसर कीजिएगा, ठीक है। जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट माना जाता है इस चैप्टर का, लेकिन इजी। आपको यह बताना है कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान कितने CO2 बने, यानी कितने बार CO2 रिलीज हुआ। पहला क्वेश्चन, अभी आराम से, अभी हम लोग सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं। सेकंड, ग्लाइकोलिसिस के दौरान कितने वाटर बने। और थर्ड, ग्लाइकोलिसिस के दौरान कितने एटीपी बने। ध्यान से, एटीपी बनने के इस चैप्टर में दो तरीके, वापस से सुनिए, इस चैप्टर में एटीपी दो तरीके से बनाया जाएगा। एक तरीका होगा डायरेक्टली सबस्ट्रेट ताकतवर है, उसने एटीपी बनाया तो SLP कहिएगा। और दूसरा तरीका है, आप पहले हाइड्रोजन निकाल लीजिए, ऑक्सीडेशन कीजिए, NADH पकड़ेगा और कहां जाएगा, ETS में, और वहां ETS के हेल्प से एटीपी बनाइएगा तो उसे OP कहिएगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहलाएगा, ठीक है। अब बताइए, इस पूरे चैप्टर में अभी ग्लाइकोलिसिस के दौरान में मैंने क्या बोला, कितने बार SLP हुआ, वापस से रिवाइज कीजिए और देखिए, यहां देखिए SLP कितने हुए, कितने बार सबस्ट्रेट ने एटीपी बनाया। जो डायरेक्टली सबस्ट्रेट एनर्जी देगा उससे एटीपी बना, SLP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सर चार, तो यहां पर से लिख दीजिए कितने एटीपी बने, तो आंसर आपका सिंपल सा होगा 4 एटीपी बने SLP से, आंसर 4 एटीपी। चलिए, OP से कितना बना, ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH बने थे, एक NADH से 3 एटीपी, 2 NADH से 6 एटीपी, तो यहां लिख दीजिए 6 एटीपी। तो टोटल एटीपी कितने होती है, दोनों को जोड़ दीजिए और टोटल हो गए आपके 10 एटीपी, 10 एटीपी। लेकिन आप एक चीज पूछिएगा, सर आपने स्टार्टिंग में 2 एटीपी खर्च भी तो किया था, स्टार्टिंग के प्रोसेस में 2 एटीपी लॉस भी तो हुए थे सर, माइनस में लिखा था आपने, खर्च किया था, हाँ किया था, 10 आपको मिला लेकिन 2 तो आपने खर्च कर दिए। तो क्वेश्चन अगर नेट गेन आएगा तो आपको आंसर करके आना है 8 एटीपी। कितना करके आना है, 8 एटीपी, ठीक है। तो मेरे में से एकदम क्लियर है, लेकिन एक चीज सीख लीजिए, ये 8 एटीपी तब बनेगा जब सेल में ऑक्सीजन होगा, क्योंकि ओपी करने के लिए, ईटीएस चलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अगर मान ले सेल में ऑक्सीजन नहीं है, -O2 है, सेल में ऑक्सीजन नहीं है, एनारोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है, सेल में ऑक्सीजन नहीं है तो ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी नहीं चलेगा। ईटीएस को चलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, नहीं चलेगा। अगर नहीं चलेगा तो ये 6 एटीपी नहीं बनेंगे। इसलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन में अगर पूछा जाए कितने बनेंगे, तो ये 6 एटीपी को काउंट मत कीजिएगा, क्योंकि ईटीएस नहीं चलेगा, ओपी नहीं होगा। तो आंसर होगा टोटल 4 एटीपी, 2 एटीपी खर्च, आंसर 2 एटीपी। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए, CO2 कितने बने सर, एकदम इजी। ग्लाइकोलिसिस के दौरान में ग्लूकोज 6 कार्बन का था, वो अब पायरुविक एसिड में टूट गया। पहले कितने कार्बन के थे, 1 2 3 4 5 6, अब बीच से टूट गए, 3 कार्बन वाले 2 बन गए, 3 कार्बन के एक पायरुविक एसिड, 3 कार्बन के एक पायरुविक एसिड, तो 6 कार्बन तो बैलेंस ही है। तो कहीं भी CO2 का लॉस नहीं हुआ, तो आंसर कर दिए लड्डू, 0, कोई भी CO2 का लॉस नहीं होगा। चलिए सर, वाटर कितने बनेंगे, तो इस चैप्टर में 2 तरीके से वाटर बनाने का रूल सिखाया गया है। अगर वाटर ना, ईटीएस नाम का मशीन बना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी वाटर बनाता है। अभी बोला था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम 2 काम करता है, एक तो
एटीपी बनाता है और एक वाटर भी बनाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाटर बनाएगा उसे इस चैप्टर में एनसीईआरटी कहेगा मेटाबॉलिक वाटर। मेटाबॉलिक वाटर, ऐसा वाटर जो ईटीएस के हेल्प से बने, ठीक। और ऐसा वाटर जो ईटीएस ना बनाए, कोई सबस्ट्रेट है उसने वाटर डोनेट किया, उसको आपने उससे पानी निकाल लिया, वाटर निकाल लिया, तो उसे हम लोग कहेंगे डायरेक्ट वाटर। डायरेक्ट वाटर। तो चलिए बताइए मुझे, इस ग्लाइकोलिसिस के दौरान में कितने एनएडीएच बने थे? कितनी बार ऑक्सीडेशन हुआ था? सर 2 बार। 2 एनएडीएच बने, तो एक एनएडीएच से ईटीएस एक वाटर बनाएगा, तो 2 एनएडीएच है, टोटल कितने वाटर बने? 2 वाटर बना। तो मेटाबॉलिक वाटर कितने हो जाएंगे? याद कीजिए 2 एनएडीएच थे ना, तो 2 वाटर बन गए मेटाबॉलिक। सर डायरेक्ट बनता है क्या? तो इसका आंसर मैं अभी तो नहीं बता सकता, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने आपको बोला था कि ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप का होता है, जिसके 9th नंबर स्टेप पे डिहाइड्रेशन होता है, पानी निकलते हैं, और इस डिहाइड्रेशन के दौरान में 2 वाटर रिलीज होता है। तो वो किसने बनाया? सबस्ट्रेट ने बनाया, तो डायरेक्ट वाटर। तो टोटल वाटर कितने बने ग्लाइकोलिसिस में? सर 2 डिहाइड्रेशन से यानी डायरेक्ट बन गए, और 2 सर ईटीएस से बना, तो टोटल वाटर कितने हो गए? 4 वाटर। 4 वाटर। तो एकदम कंठस्थ, एकदम कोई भी दिमाग में आपको कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, टोटल 4 वाटर। सर कहीं वाटर खर्च भी हुआ है क्या? खर्च हुआ था। अगर आपने ग्लाइकोलिसिस को देखा होगा जो 10 स्टेप का था, उसके 6 पोजीशन पे, अगर 6 पोजीशन को डिटेल से अगर आपने कल देखा होगा, तो वहां पर मैंने 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड भी किए थे। उसमें फॉस्फोरिक एसिड बनाने में 2 वाटर खर्च भी हुआ था 6 नंबर स्टेप पे। तो अब बताइए टोटल बने 4, 2 आपने खर्च कर लिया, तो नेट गेन हो गए वाटर कितना? 2 वाटर। नेट 2 वाटर बनते हैं। यही बच्चा लोग है ग्लाइकोलिसिस का बैलेंस शीट, जिसमें सभी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। सर एटीपी कितने बने नहीं पता चलता है, वाटर कितने बने नहीं पता चला, CO2 कितने बने नहीं। इसी को मैं कहता हूं बैलेंस शीट। तो आपको बैलेंस शीट बनाना बहुत अच्छे से आना चाहिए। चलो किसे किसे बैलेंस शीट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? चलो फटाफट बताओ, हैंड रेस कीजिए, और जिसको समझ में नहीं आया मैसेज में लिखिए। जिसे समझ में नहीं आया मैसेज में लिखिए, और जिसे ठीक है प्रॉब्लम है वो आप मैसेज में लिख सकते हो। ठीक है, तो मेरे में से एकदम क्लियर है। ठीक है, क्योंकि ये मैंने कल का डाटा से लिया है, तो कल अगर आपने ध्यान से क्लासेस की होगी तो ये चीज समझ में आ गया होगा, ये क्योंकि कल वाले कहानी पे बेस्ड था। ठीक है, तो मेरे में से समझ में आना चाहिए, इजी सा पार्ट है। चलो ठीक है, फिर भी मैं एक बार पूछ लेता हूं आपसे। चलो ये बताइए कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान में कितने बार CO2 बनता है? चलो इसी क्वेश्चन को अब मैं तुमसे पूछता हूं। चलिए फटाफट इस बार कीजिएगा, ग्लाइकोलिसिस के दौरान में कितने बार CO2 रिलीज होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होते हैं? चलिए आंसर कीजिए। बोले सर देखो एकदम दिमाग में सेट करो, ग्लूकोज 6 कार्बन, हमने सर 6 कार्बन को 2 पार्ट्स में तोड़ा, 3 और 3, तो कहीं बस CO2 थोड़ी निकला सर, तो आंसर होगा लड्डू, 0। ग्लाइकोलिसिस के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट है आपको एटीपी निकालना, और इस चैप्टर में एटीपी बनाने के हमारे पास 2 मेथड है, एक का नाम है SLP और एक का नाम है OP। आपको पूरा एनसीईआरटी में बेटा 2 पेज पढ़ना है ओपी के बारे में, तो मैं पढ़ाऊंगा। तो ओपी क्या होता है सर? कुछ नहीं, जो एटीपी ईटीएस नाम के मशीन से बनी। सर ईटीएस चलाने के लिए क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए। सर हाइड्रोजन कौन पकड़ेगा? NAD+ पकड़ेगा, NADH में कन्वर्ट होगा। तो इस चैप्टर में बेटा 2 ग्लाइकोलिसिस में 2 बार NADH बने, एक NADH से 3 ATP, तो 2 NADH से 6 ATP। क्लियर? सर SLP 2 बार हुआ है,
ना, एक बार में 2 एटीपी, 2 बार में 2 एटीपी, टोटल बने 4 एटीपी। 6 और 4 कितने होते? 10। टोटल कितने? 10 एटीपी बने। लेकिन सर स्टार्टिंग में 2 एटीपी खर्च भी तो हुआ था, जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाते थे, 1 एटीपी खर्च हो गया था। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट बनाते थे, तो सर 10 - 2 हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा 8 एटीपी। ठीक है, तो वाटर को बैलेंस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, एटीपी इज इंपॉर्टेंट, CO2 इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब हम लोग ग्लाइकोलिसिस से आगे निकले और नए टॉपिक्स में इंटर करें, जिसका नाम होगा लिंक रिएक्शन। ठीक है, जिसका नाम होगा लिंक रिएक्शन। ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है। लिंक रिएक्शन ओनली द वन लाइनर, ये ज्यादा परेशान नहीं करता। ध्यान से देखिए, आपने ग्लूकोज को तोड़ा और ग्लूकोज टूटने के बाद में 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बन गए। ध्यान से लिख दीजिए, पायरुवेट लिखिए या पायरुविक एसिड लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पायरुवेट या पायरुविक एसिड लिख दीजिए। कितने कार्बन के? 3 कार्बन। समझने के लिए मैंने ये 3 कार्बन बना दिए, 1 2 एंड 3, 3 कार्बन बना दिए। ठीक है सर, क्या होगा? पायरुविक एसिड में 2 रिएक्शन होंगी। बोले सर क्या क्या? सबसे पहले जो पायरुविक एसिड है या पायरुवेट है, इनमें सबसे पहले होगा ऑक्सीडेशन। बोले सर ऑक्सीडेशन का मतलब इस चैप्टर में बहुत आसान है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सर कौन करेगा? करने वाला जो सब्सटेंस है उसका नाम है NAD+। सर पायरुविक एसिड या पायरुवेट कितने हैं सर? 2, तो 2 NAD+ आया, हाइड्रोजन को पकड़ लिया और कन्वर्ट हो गया NADH और H+ में। NADH और H+ में कन्वर्ट हो गया ना ऑक्सीडेशन। देख लीजिए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। तो NAD+ आता है, हाइड्रोजन को पकड़ लिया और किस में कन्वर्ट हो गया? NADH में। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन। आ गया? बोले ठीक है सर। लेकिन इसी दौरान ये जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, एक कार्बन टूट जाता है और ये कार्बन CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा। सर पायरुविक एसिड तो 2 है ना सर, 2 मॉलिक्यूल ना पायरुविक एसिड है, हाँ, तो 2 CO2 रिलीज होगा, इसे कहेंगे डीकार्बोक्सिलेशन। CO2 का निकलना, डीकार्बोक्सिलेशन। तो देखिए ना यहां पर क्या हो गया। बोले सर एक साथ 2 रिएक्शन हुए हैं सर, इसलिए आपकी एनसीईआरटी इसके लिए स्पेशल नाम देगी। आपकी एनसीईआरटी बोलेगी एक साथ 2 काम किया है, एक तो ऑक्सीडेशन भी किया है और एक डीकार्बोक्सिलेशन भी किया है। तो एनसीईआरटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वर्ड लिखा है ब्लैक पॉइंट से। इस पूरे लिंक रिएक्शन को जो चल रहा है उसे लिंक रिएक्शन कहते हैं। इस लिंक रिएक्शन को मैं कहता हूं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। देखिए नाम में ही क्लियर हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। बोले सर क्यों? नाम में ही लिखा है। ऑक्सीडेटिव का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन निकल गया, ऑक्सीडेशन, साथ साथ CO2 भी निकला, डीकार्बोक्सिलेशन। दोनों को मिलाइए, ऑक्सीडेशन प्लस डीकार्बोक्सिलेशन एक साथ हुए, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। और नीट में इस बार 2 पेपर हुए थे, अगर तुम्हें थोड़ा सा याद होगा तो नीट 2020 2 बार हुआ। एक बार कोविड वाले को लेकर के लास्ट में 13 अक्टूबर के आसपास हुआ है पेपर, वहां देखना इस पे क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये था, इस लिंक रिएक्शन को चलाने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? आपकी एनसीईआरटी में साफ साफ बेटा एंजाइम का नाम गिवन है ब्लैक पॉइंट से। एनसीईआरटी में ये रिएक्शन दिया और नीचे में एंजाइम लिखा है। बोले सर क्या नाम है? उसका नाम है कि उसने पायरुविक एसिड से हाइड्रोजन निकाला, इसी के नाम पे एंजाइम का नाम है पायरुवेट। एनसीईआरटी में देखिएगा तो लिखा है बेटा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, ब्लैक पॉइंट में मिलेगा। इस साल के पेपर का क्वेश्चन था डिहाइड्रोजिनेस। देखो नाम में नहीं लग रहा है, पायरुवेट में से उन्होंने हाइड्रोजन को निकाला
तो एंजाइम का नाम सबस्ट्रेट पे ही तो पड़ता है, सबस्ट्रेट से मैंने हाइड्रोजन निकाला तो डिहाइड्रोजिनेज। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये था कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज को एक्टिवेट करने के लिए एक मिनरल्स चाहिए। नीट 2020 का जो सेकंड पेपर था उसमें दिया था कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पीडीएच आप कह सकते हो, इसे एक्टिवेट करने के लिए मैग्नीशियम आयन इज रिक्वायर्ड, Mg+2 इज रिक्वायर्ड। यही क्वेश्चन था कि कौन से मिनरल की जरूरत पड़ेगी इस एंजाइम को एक्टिवेट करने में। एक में आयरन था, कॉपर था, मैग्नीज था और मैग्नीशियम था। आपको आंसर करके आना है Mg+2 एनसीईआरटी में गिवन है और मिनरल न्यूट्रिशन में भी गिवन है। अगर आपके पास एक और चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन, मिनरल न्यूट्रिशन में जहां मैग्नीशियम के बारे में बताया गया है वहां चेक कीजिएगा, एनसीईआरटी का उठाइए और चेक कीजिए। तो एनसीईआरटी कहता है कि जो रिस्पिरेशन में एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, ये रिस्पिरेशन चैप्टर ही तो पढ़ रहे, उनमें Mg+2 बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंजाइम को एक्टिवेट करने में। यानी रिस्पिरेशन के दौरान में जो एंजाइम इन्वॉल्व, जैसे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, उसे एक्टिव कौन करता है? Mg+2। और इसी तरह से फोटोसिंथेसिस में भी जो एंजाइम होते हैं, पता होगा ना, रुबिस्को होता है, कौन एक्टिवेट करेगा? मैग्नीशियम। तो इस साल के 2020 का ये पेपर था, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोले सर पायरुविक एसिड से क्या बन गया? देखो कहानी क्लियर है। पायरुविक एसिड 3 कार्बन के थे, 2 मॉलिक्यूल। मैंने क्या किया, इस कार्बन को निकाल लिया, डीकार्बोक्सिलेशन। सर कितने कार्बन बचे? अरे 3 कार्बन था, मैंने 1 कार्बन निकाल लिया CO2 के फॉर्म में, तो कितने कार्बन बचे? 2। तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो 2 कार्बन कंटेनिंग होगा, जिसका नाम होगा एसिटाइल, एसिटाइल कोएंजाइम ए। उसका नाम होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। एक्चुअली में एसिटेट, जो एसिटिक एसिड आप पढ़ते हैं वही एसिटाइल, उसमें कोएंजाइम जुड़ गया। कोएंजाइम किससे बना होता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का, वो पार्ट जाके उसमें जुड़ गया, तो नाम क्या पड़ेगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो सर एसिटाइल कोएंजाइम कितने कार्बन का? तो आपको याद नहीं करना है। एसिटिक एसिड कितने कार्बन का? 2 कार्बन का। तो एसिटाइल कोएंजाइम भी 2 कार्बन का। पायरुवेट कितने मॉलिक्यूल थे? सर 2 मॉलिक्यूल थे। तो एसिटाइल कोएंजाइम भी 2 मॉलिक्यूल होंगे। हो गया, हो गया, फिनिश। ये समझ में आ गया, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं करना है। एनसीईआरटी में जो गिवन था मैंने 100% समझा, लेकिन थोड़ी सी चीजें, थोड़ी जानकारी एनसीईआरटी से एवब भी ले लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर, आज से 6 साल 7 साल पहले एक क्वेश्चन पूछा जाता था कि जो एंजाइम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, उसे कौन एक्टिवेट करेगा? 1 मिनट पहले कंप्लीट कर लेते। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज को कौन एक्टिवेट करेगा? एंजाइम को कोफैक्टर चाहिए एक्टिवेट करने के लिए। जब बायोमोलिकुल्स हम लोग पढ़ेंगे तो एक वर्ड आएगा, एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए चाहिए बच्चा कोफैक्टर। तो पूछा जाएगा कोफैक्टर कौन होगा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज में? बोले सर बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अभी तो बताया था आपने कि नीट 2020 में आया था। सर मैग्नीशियम होगा, एकदम करेक्ट है। लेकिन इसके अलावा और भी कोफैक्टर होते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है। ये बच्चा प्रीवियस ईयर जब थोड़े से पेपर टफ आते थे पूछा जाता था, सर कौन है? तो एनसीईआरटी में नहीं है उसका आंसर, उसका नाम है टीपीपी, थियामीन पायरोफॉस्फेट। एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। इस साल मैग्नीशियम पे पूछा, हो सकता है कि पूछ दे और कौन से कोफैक्टर है, टीपीपी। और तीसरा आप नाम याद रखिएगा लिपोइक एसिड, लिपोइक एसिड। आप लिख लीजिएगा, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात, ना याद हो चलेगा क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं। सर इसके अलावा भी कोई होगा? एकदम होगा, एनएडी होगा ना। इस एंजाइम में कोफैक्टर कौन है? एनएडी, वही तो हाइड्रोजन को खींच करके निकालता है। तो एक और कोफैक्टर हो गया NAD+। तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा, इस पीडीएच को एक्टिवेट करने के लिए कोफैक्टर चाहिए। कोफैक्टर एनसीईआरटी में एक ही है, मैग्नीशियम आयन।
लेकिन इसके अलावा भी और भी कोफैक्टर होते हैं, आप उसे याद कर लीजिए, ठीक है, याद हो जाएगा, क्योंकि नैड ही तो उससे हाइड्रोजन निकाला था। तो एक कोफैक्टर नैड हो गया, एक टीपीपी हो गया, फुल फॉर्म मैं बता देता हूं, थियामीन। तो बोले सर थियामीन हमने नाम तो सुना है सर, थाइमीन मत कर लीजिएगा, थाइमीन तो डीएनए में होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन था। थियामीन है विटामिन बी1, उससे बना है। तो थियामीन पायरोफॉस्फेट, पायरोफॉस्फेट टीपीपी का फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो मेरे में से सभी को लिंक रिएक्शन समझ में आ गया? चलो फटाफट हैंड रेस करो, और जिसे इशू है वो मैसेज में करो, मैसेज में मैं आंसर कर दूंगा। चलो ठीक है, ठीक है, तो फटाफट हैंड रेस करो। ये बेटा लिंक रिएक्शन एकदम 100% मैंने एनसीईआरटी को भी कवर किया, एनसीईआरटी के जो एवब पॉइंट बनते थे मैंने उसे भी कवर कर दिया, इससे अलावा नहीं आ सकते। ठीक है, तो मेरे से सभी को क्लियर है? कल्पना आ रहा है समझ में? कौन कौन है? ठीक है, ललितेश, अनुभव क्लियर है, कल्पना जोशी एंड तानिया। ठीक है, तो मेरे में से क्लियर होना चाहिए। पीडीएच का काम, एंजाइम का काम होता है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। तो पीडीएच क्या है? एक एंजाइम है जो सबस्ट्रेट से CO2 निकाल लेगा, जो सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन निकाल लेगा। तो पीडीएच का यही तो काम है, उस सबस्ट्रेट को, पायरुवेट को एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट करना। ये जो लिंक रिएक्शन, इस लिंक रिएक्शन को रन करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम चाहिए। इसी कॉम्प्लेक्स एंजाइम का नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, शॉर्ट फॉर्म में पीडीएच कहते हैं। चलो ठीक है, अब हम लोग आ जाए, इस बार आपकी बारी है, मेरी बारी खत्म हो गई, इस बार आंसर आपको करना है। ठीक है, लिंक रिएक्शन के दौरान बताना है ध्यान से, लिंक रिएक्शन के दौरान कितने CO2, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर आंसर कीजिएगा, कितने CO2 रिलीज किए, ये बैलेंस शीट पहले भरना है। कितने वाटर बने, तो वाटर बनने की मैंने आपको इस चैप्टर में दो कहानी बताई है, एक डायरेक्टली सबस्ट्रेट बनाएगा तो डायरेक्ट वाटर, और ईटीएस नाम के मशीन से बनेगा तो मेटाबॉलिक वाटर, मेटाबॉलिक वाटर। तीसरी कहानी, लिंक रिएक्शन से कितने एटीपी बने, एटीपी अगर डायरेक्टली सबस्ट्रेट बना दे SLP, और ईटीएस नाम के मशीन से बने, और ईटीएस चलने के लिए क्या चाहिए, NADH, एक NADH 3 एटीपी बनाता है। तो यहां पर बताइए, अब ध्यान से पढ़ के बताइए, पहले ध्यान से, पहले CO2 बताइए। इस लिंक रिएक्शन अगर आपको देखना है एक बार वापस से देख लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, वापस से देख लीजिए इस रिएक्शन को। लिंक रिएक्शन के दौरान में आपके 2 CO2 बाहर निकले, देख लीजिए, लिंक रिएक्शन के दौरान 2 CO2 बाहर निकले, 2 बार डिकार्बोक्सिलेशन। ठीक सर, कितने वाटर बने, तो डायरेक्ट एक भी वाटर नहीं बना है, सबस्ट्रेट में कोई वाटर नहीं बना है, सबस्ट्रेट में कोई भी वाटर नहीं बना है। तो बोले सर वाटर नहीं बनेगा, बनेंगे, जो ऑक्सीडेशन हुआ और NADH बने, NADH जाएगा ETS में, और ETS के हेल्प से, ETS के हेल्प से वाटर बनेगा मेटाबॉलिक वाटर, 2 NADH बने तो 2 वाटर बनेंगे, हो गया। सर ATP कितना बनेगा, चलिए अब ये वाला फटाफट मुझे फुलफिल कीजिए, देख लीजिए, आसान है, 2 बार CO2 निकला, आंसर 2 बार डिकार्बोक्सिलेशन। डायरेक्ट कितना वाटर बने, सर पायरुविक एसिड से कोई वाटर बना था, नहीं बनता तो मैं बताता ना, आंसर 0। मेटाबॉलिक लिंक रिएक्शन में 2 बार ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, किसने किया सर, NAD ने, NADH बना, ETS में जाएगा, और एक NADH से एक वाटर, तो 2 NADH से 2 वाटर, हो गए। चलिए अब आ जाइए, सर SLP हुआ था क्या, सबस्ट्रेट ने कोई ATP बनाया था डायरेक्ट, नहीं बनाया, नहीं बना, 0। सबस्ट्रेट से 2 NADH बने थे, एक NADH 3 ATP, 2 NADH 6 ATP, ETS से 6 ATP बना। ये हो गया आपका बच्चे लोग बैलेंस शीट, ये हो गया आपका बैलेंस शीट भरने का तरीका। तो ऐसे पढ़ा जाता है बच्चा,
अब देखिए धीरे धीरे आपको ग्लाइकोलिसिस का बैलेंस शीट सीखा, अब आपने लिंक रिएक्शन का बैलेंस शीट सीखा, अब हमारा जो सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक आने वाला है वो क्रेब साइकिल आने वाला है। तो चलो यहां तक किसी बच्चे को कोई इशू, तो एक बार बेटा इशू सॉल्व कर लीजिए, टेंशन से नहीं लेना है, आराम से सॉल्व कीजिए। किसी बच्चे को अगर यहां तक कोई इशू है लिंक रिएक्शन में बोल दीजिए, तो रिवर्स करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अब क्रेब साइकिल आने वाला है। थोड़ा पानी वानी पी लीजिए, थोड़ा सा 1 मिनट रिलैक्स कर लीजिए दिमाग को थोड़ा सा। ठीक है, कल्पना आ रहा है, राज आदित्य तो ठीक है लगातार आंसर कर रहा है, अनुभव आंसर करते जाओ, ललितेश ना आंसर करो तभी तो पता चलेगा। तानिया, सिमरन, सिमरन 12th यानी कि अब बेटा 13th कर दो, अब 12th क्लास में तुम नहीं हो, या 12th ही क्लास है अभी। और शीतेश का कोई आंसर नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, चलो अब ये बताओ, तुमने क्लास 11th में पढ़ा होगा क्रेब साइकिल, लेकिन क्रेब साइकिल याद नहीं रहता। हम सभी लोग क्रेब साइकिल पढ़ते हैं, लेकिन क्रेब साइकिल को बोला जाता है ये बहुत डिफिकल्ट है, हम लोग भूल जाते हैं। चलिए ठीक है, तो हम लोग भूलने की कोशिश ना करें तो बेटर है। चलिए ठीक है, कैसे पढ़ेंगे, तो ट्रिक से पढ़ेंगे, याद हो जाएगा, ट्रिक्स है हमारे पास, ट्रिक से याद हो जाएगा। ठीक है, तानिया ये बताइए लिंक रिएक्शन में केवल तानिया, लिंक रिएक्शन में कितने CO2 बने? लिंक रिएक्शन में 2 पायरुविक एसिड थे, 2 एसिटाइल कोएंजाइम बना, 3 कार्बन का सबस्ट्रेट था, 1 2 3, उनमें से 1 2 कार्बन बचे, तो कितने कार्बन का लॉस हो गया? कार्बन CO2 के फॉर्म में निकल गए, तो लिंक रिएक्शन के दौरान में कितने CO2 रिलीज हुए? ये 2 मॉलिक्यूल था, 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम बने, एक एक कार्बन का लॉस हुआ तो 2 CO2। कितने वाटर बने? तो वाटर बनाने के क्या मेथड है? वाटर बनाने के क्या मेथड है? अगर डायरेक्टली सबस्ट्रेट बनाए तो डायरेक्ट वाटर, यहां नहीं बना, अगर रहता तो मैं बनाता ना, डायरेक्ट कितने बने? 0। लेकिन इस लिंक रिएक्शन के दौरान 2 बार ऑक्सीडेशन हुआ, 2 बार NADH नाम के सब्सटेंस बने, एक NADH से एक वाटर बनता है, 2 NADH से 2 वाटर बने, तो यहां पास ETS नाम के मशीन से 2 वाटर बने ना, तो मेटाबॉलिक कितना बना? 2 वाटर। अब ATP बताओ, ATP बताइए, ATP कैसे बनेगा? सर डायरेक्टली एक भी नहीं बना, पायरुविक एसिड में एनर्जी नहीं था कि ATP बना सके, तो यहां पर SLP सबस्ट्रेट से कितने ATP बने? 0। सबस्ट्रेट के पास ताकत है ही नहीं बना सकता। लेकिन जो NADH बना था वो भी ताकत है, NADH इज इक्वल टू द एनर्जी, वो एनर्जी कहां जाएगा? ETS में। एक एनर्जी, एक NAD से 3 ATP, 2 NADH है तो 6 ATP बन जाएंगे, तो इसको कहते हैं OP। अब समझ में आया? ठीक है, यही तो था। चलिए अब हम लोग इसके बाद में मूव करेंगे जो कि कॉम्प्लेक्स पार्ट है। दिस कॉम्प्लेक्स पार्ट इज कॉल्ड क्रेब साइकिल। अब ध्यान से करना है, ठीक है ना? तो देखिए सबसे पहले क्या क्या वर्ड्स याद रखने, हमारे पास एक ग्लूकोज था, ठीक है, सबसे पहले इस ग्लूकोज को मैं ले गया ग्लाइकोलिसिस में और बने 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, शॉर्ट फॉर्म में PA लिख देते हैं। बोले हाँ सर। अब ये पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन में जाएगा और बनेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A। तो पूरा फुल फॉर्म नहीं लिखा जाता है, अगर आपको मन है कोएंजाइम पूरा लिख दीजिए, मेरा इतना टाइम नहीं है तो मैंने जगह बचाने के लिए केवल को ए लिख दीजिए। अब बताइए एसिटाइल कोएंजाइम ए कितने मॉलिक्यूल है? सर मॉलिक्यूल किधर लिखा जाता है? ये मॉलिक्यूल है। कितने मॉलिक्यूल है? यहाँ। कितने मॉलिक्यूल है? यहाँ लिखा जाता है। कितने मॉलिक्यूल है? यहाँ लिखा जाता है। सर कितने कार्बन के? वो लिखा जाता है राइट साइड में, 6 कार्बन के। पायरुविक एसिड
3 कार्बन के, 2 मॉलिक्यूल है तो 6 हो गया। एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन के, तो 2 इंटू 2 कितने हो गए 4, क्योंकि यहां पर 2 CO2 लॉस भी हो गया था। चलिए अब एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन का, कितने मॉलिक्यूल है बेटा 2 मॉलिक्यूल है, 2 कार्बन के। एसिटाइल को एक एसिटाइल कोएंजाइम में एक बार जाएगा क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल क्या है, एक एसिटाइल कोएंजाइम एक बार साइक्लिक रिएक्शन में जाएगा, इस साइक्लिक रिएक्शन को कहते हैं क्रेब्स साइकिल। तो आपने एक ग्लूकोज खाया तो 2 पायरुविक एसिड बने, 2 एसिटाइल कोएंजाइम बना, तो 2 बार क्रेब्स साइकिल चलेगा। आया समझ में? लेकिन 2 बार क्रेब्स साइकिल पढ़ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो हम पढ़ेंगे एक बार क्रेब्स साइकिल, फिर उसका हिसाब किताब जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम देखेंगे क्रेब्स साइकिल में कितने एटीपी बने, हम देखेंगे कितने CO2 बने, कितने वाटर बने, तो हम एक क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे फिर उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, तो 2 क्रेब्स साइकिल का बैलेंस शीट निकल जाएगा। तो अब आएगा सर ये क्रेब्स साइकिल कहां चलता है, चलो आंसर कीजिए, ये मैंने पिछले क्लास में आपको बताया। चलिए फटाफट, क्रेब्स साइकिल कहां चलता है, पहला पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, क्रेब्स साइकिल का साइट बताइए। व्हाट इज द साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल, आपके अंदर में आपके सेल में क्रेब्स साइकिल कहां चलता है? तो आपका आंसर होगा सर बहुत ही आसान है, क्रेब्स साइकिल चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया के भी कौन से पार्ट में? आंसर मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये पहला क्वेश्चन बोले ठीक है। सेकंड, क्रेब्स साइकिल के दौरान जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, उसका नाम होगा सिट्रिक एसिड। पहला स्टेबल जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम होगा सिट्रिक एसिड, इसलिए क्रेब्स साइकिल का एक और नाम देंगे सिट्रिक एसिड साइकिल। ध्यान से सुनिएगा, सिट्रिक एसिड साइकिल, क्योंकि पहला प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड बनता है तो नाम देंगे सिट्रिक एसिड साइकिल। बोले ठीक है सर। अगर आप गूगल पे जाइएगा और सिट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर देखिएगा, तो सिट्रिक एसिड के अंदर में 3 कार्बोक्साइल ग्रुप होंगे, 3 कार्बोक्साइल ग्रुप होंगे, 3 कार्बोक्साइल ग्रुप होंगे। कितने होंगे? 3। इसलिए हम लोग क्रेब्स साइकिल को कहते हैं, क्योंकि इसका जो पहला प्रोडक्ट बना सिट्रिक एसिड, उसमें 3 कार्बोक्साइल ग्रुप है, इसलिए शॉर्ट इसे हम लोग कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। आपको क्वेश्चन पेपर में आता है कि क्रेब्स साइकिल का और नाम क्या है, तो बोलेंगे पहला जो प्रोडक्ट बना है उसमें 3 कार्बोक्साइल ग्रुप है, तो उसके नाम पे मैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कह सकता हूं, या शॉर्ट फॉर्म में TCA कह सकता हूं, TCA। बोले ठीक है सर, क्रेब का नाम क्यों दिया? क्योंकि साइंटिस्ट का नाम था हैंस क्रेब, साइंटिस्ट का नाम था हैंस क्रेब। हैंस क्रेब नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार इसे ढूंढा था, तो साइंटिस्ट के नाम पे क्रेब साइकिल कहेंगे। जैसे फोटोसिंथेसिस पढ़िएगा तो कैल्विन साइकिल नाम दे देंगे ना, फोटोसिंथेसिस पढ़िएगा हैच एंड स्लैक साइकिल नाम दे देंगे, जो साइंटिस्ट ढूंढता है उसको नाम पे दे दिया जाएगा। तो क्रेब नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार ढूंढा तो नाम दे दिया गया क्रेब साइकिल। तो इसमें कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, कहां रन करेगा? बोलेगे सर मैट्रिक्स में, जो माइटोकॉन्ड्रिया का फ्लूइड पार्ट है। पहला प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड बना, नींबू में जो होता है सिट्रिक एसिड, इसलिए इसका नाम सिट्रिक एसिड साइकिल, शॉर्ट फॉर्म में CAA भी कह सकते हो, सिट्रिक एसिड साइकिल। क्योंकि पहला प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड बनता है तो नाम सिट्रिक एसिड साइकिल। थर्ड, सिट्रिक एसिड में कितने कार्बोक्साइल ग्रुप है? COOH ग्रुप कितने हैं? तो आंसर है 3, इसलिए इसे कहेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। किसने ढूंढा? क्रेब नाम के साइंटिस्ट ने, तो नाम पड़ा क्रेब साइकिल। आ गया? तो यहां पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ही सिंपल से वर्ड,
बहुत ही सिंपल से वर्ड है, ये याद होते बच्चों। लेकिन अब जो मैं बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनना है, उसे ध्यान से सुनना है। देखिए देखिए यहां ध्यान से, सर क्रेब साइकिल कितने स्टेप का होगा? हाँ, एनसीईआरटी ने तो बहुत शॉर्ट सा बना दिया है, शॉर्ट वाले से नहीं बनते, हमें बेटा थोड़ा डिटेल पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी से थोड़ा एवं जाना पड़ेगा। तो आंसर होगा 10। पहला क्वेश्चन ना, क्रेब साइकिल कितने स्टेप का? आप बोलिएगा ये भी ग्लाइकोलिसिस के तरह ही है, ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप का था तो क्रेब साइकिल भी 10 स्टेप का। पहला क्वेश्चन, बोले ठीक है। बस ये सर्कुलर घूम रहा है इसलिए साइकिल कहेंगे, ग्लाइकोलिटिक साइकिल मत कह दीजिएगा। ग्लाइकोलिसिस लीनियर होता है, लीनियर होता है, वो बेटा वापस से घूमता नहीं है, इसलिए साइकिल नहीं कहते। जो बेटा घूमेगा C3 साइकिल, C4 साइकिल, C2 साइकिल, क्रेब साइकिल, क्योंकि वो घूम रहा है, बना फिर वापस से वहां लौट गया, इसलिए इसे कहते हैं साइकिल। बोले ठीक है सर 10 स्टेप में क्या होगा? देखिए यहां पर एसिटाइल कोएंजाइम है, कितने कार्बन के याद होना चाहिए? एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन का है, वो इंटर कर जाएगा, वो क्रेब साइकिल में इंटर करेगा। कितने स्टेप सर? 10। तो चलिए मान लेते ये 1 है, ये दूसरा स्टेप हो गया, रफ आइडिया एक दे देते हैं ना, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, सिक्स्थ, 7, 8, 9 एंड 10, 10 स्टेप का है। बोले ठीक है सर 10 स्टेप याद करना है, अभी थोड़ा टफ लगेगा, टफ लगेगा उसमें मत जाओ, उसमें जाना ही नहीं। इस साल नीट का जो पेपर में क्वेश्चन है उसको बनाना है। 2020 में 2 पेपर हुए, फर्स्ट पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए उस पर फोकस करना है। सर टोटल कितने स्टेप? 10 स्टेप। ध्यान से सुनिए, इस 10 स्टेप में जो भी बच्चा इवन नंबर का स्टेप है, जो भी इवन नंबर का स्टेप है, जैसे 2, जैसे 4, जैसे 6, जैसे 8, जैसे 10, इवन नंबर यही होता है ना? बोले हाँ, इसमें से इवन नंबर वाले में से 2 को काट दीजिए, हटा दीजिए, यानी कि 4th पे, 6 पे, 8 पे और 10 पे ऑक्सीडेशन होगा। एक क्रेब साइकिल में जो भी इवन नंबर का स्टेप है वहां पर 2 को हटा दीजिए, बाकी बच्चा 4 पे ऑक्सीडेशन होगा, 6 पे ऑक्सीडेशन होगा, 8 पे ऑक्सीडेशन होगा, 10 पे ऑक्सीडेशन होगा, यानी 4 बार ऑक्सीडेशन होगा। एकदम ध्यान से बेटा गांड बांध लीजिए, इस बार नीट का क्वेश्चन ही है, ठीक है? बोले सर ऑक्सीडेशन कौन करेगा? ऑक्सीडेशन का मतलब हाइड्रोजन का निकलना, कौन निकालेगा सर? वही नैड। तो यहां देखिए 4th पे कौन हाइड्रोजन निकाला? नैड आया, NADH में कन्वर्ट हो गया, NADH और H प्लस में। 6 पे NAD आया, NADH और H प्लस में कन्वर्ट हो गया, NADH और H प्लस में कन्वर्ट हो गया। 10 पे NAD आया, NADH और H प्लस में कन्वर्ट हो गया। सर कितने बार ऑक्सीडेशन करना है? 4 बार। सर आपने तो 3 ही बार किया, आपने सर 4th पे किया, 6 पे किया, 8 पे 10 पे कर दिया। 8 पे नहीं होगा क्या? होगा, लेकिन ऑक्सीडेशन का मतलब हाइड्रोजन का निकलना, कौन निकालता है? NAD प्लस। लेकिन एक बात 8वें नंबर पे बड़ा यूनिक है, वो NAD प्लस नहीं आता, NAD प्लस का छोटा भाई है जिसका नाम है फैड, FAD, वो हाइड्रोजन निकालेगा और FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये न्यू नीट के व्यू से बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने जो भी इवन नंबर का स्टेप है वहां ऑक्सीडेशन करा, ऑक्सीडेशन मतलब हाइड्रोजन का निकलना, निकल गया। लेकिन जो 8 नंबर है वहां हाइड्रोजन निकालने वाला NAD प्लस नहीं है, ये बेटा FAD है। और गलती से बेटा एनसीईआरटी ने FAD प्लस लिख दिया है, उसे सुधार लीजिएगा। FAD प्लस नहीं बेटा FAD होता है और NAD प्लस होता है। प्लस कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, जैसे Na प्लस होता है। बोले ठीक है सर क्लियर हो गया, ऑक्सीडेशन समझ में आया? बोले हाँ सर समझ में आ गया। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। सर ये NADH क्या करेगा?
तो बोले सर आपको तो मालूम है, मैंने NADH क्या करता है, सभी को मालूम है। सर NADH जानते हो क्या करता है? NADH जो है वो जाएगा ETS में और वहां ATP बनाएगा। ये NADH सर ETS में जाएगा, 3 ATP बनाएंगे। ये NADH सर जाएगा, 3 ATP बनाएगा। ये NADH ETS में जाएगा, 3 ATP बनाएगा। सर FADH2 नहीं बनाता क्या? बनाता है। वो NAD का भाई है और भाई में बेटा एनर्जी कम है, छोटा भाई है ना, ताकत कम है। ये आपके NCERT में एक स्टेटमेंट गिवन है, अगर आप NCERT देखिएगा, NCERT में ये लाइन मिलेगा बेटा ब्लैक पॉइंट से कि एक NADH इज इक्विवेलेंट टू द 3 ATP। लेकिन फैट H2 जो है छोटा भाई, एनर्जी कम है, केवल 2 ATP बनाएगा। अब मुझे बताइए बच्चा, एक क्रेब साइकिल में कितने ATP बन रहे हैं? बताइए, आप काउंट करके बताइए। अब तो बहुत आसान कर दिया मैंने। अब बताइए एक क्रेब साइकिल में कितने ATP बने? बोलिए फटाफट बताइए कि एक क्रेब साइकिल में 4 बार ऑक्सीडेशन हुआ, 4 पे, 6 पे, 8 पे और 10 पे, जिसमें से 3 बार बड़ा भाई मतलब 3 ATP, एक बार छोटा भाई मतलब 2 ATP। तो टोटल कितने ATP बने? अरे सभी को आंसर करना है ना, आसान सा, इतना काउंट नहीं कर सकते क्या? बाकी लोग क्या कर रहे हो, अनुभव क्या कर रहे हो, सितेश क्या कर रहे हो, बेटा केवल काउंट करना है 3 3 3। अभी ये बच्चों वाला है ना, ये 3 3 3 ये सब जोड़ना है और क्या, ठीक है। तो आंसर 11। हाँ ललितेज, वेयर द लॉस 9 ATP टू, ठीक है। तो सिंपल आंसर है, आंसर हो गया कितना? 11 ATP। ध्यान से, और इस बार नीट 2020 में क्वेश्चन आया। नीट 2020 तुम लोग फर्स्ट ही पार्ट दिया होगा, तो फर्स्ट वाले फेज में क्वेश्चन पूछा गया कि जो 7 नंबर स्टेप है वहां पर डायरेक्टली एनर्जेटिक है, ताकतवर है, डायरेक्टली उसने एटीपी बनाया, कोई ईटीएस के हेल्प से नहीं बना रहा, मेरे पास एनर्जी ज्यादा है मैं खुद से बनाऊंगा, डायरेक्टली इसने एटीपी तैयार कर दिया। इसी को डायरेक्टली सबस्ट्रेट ने बनाया, कोई ईटीएस नहीं, इसी को एसएलपी कहते हैं। और पेपर को याद करो, तुमने पेपर दिया है इस बार, शायद गलती किया होगा, क्वेश्चन आया था एक क्रेब साइकिल में कितने बार एसएलपी होते हैं। अगर तुमने पेपर दिया होगा तो तुम्हें थोड़ा सा याद आ रहा होगा, नहीं तो पेपर आ जाके चेक करना ना, आज तो पढ़ लिया। एक बार क्रेब साइकिल में 7वें स्टेप पे हम लोग डिटेल से करेंगे ना, वहां पास डायरेक्टली सबस्ट्रेट ताकत देगा, उससे एटीपी बनेगा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। बाकी हर जगह 4 पे, 6 पे, 8 पे, 10 पे ईटीएस नाम के मशीन से बन रहा है, उसे ओपी कहेंगे। तो टोटल एटीपी हो गया बेटा 12 एटीपी। ये गांठ बांध लो बेटा, गांठ बांध लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। एटीपी कितने बने? तो आंसर बेटा 12 एटीपी। बोले सर ठीक है, याद रहेगा, 12 एटीपी होगा। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब क्रेब साइकिल का ऑड नंबर के स्टेप को देखते हैं। अब क्रेब साइकिल का हम लोग ऑड नंबर का स्टेप देखते। तान्या ये बताओ कि टोटल एटीपी कितने बने? तो अभी तुमने खुद तो बोला 11 एटीपी ईटीएस के नाम से बना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने क्या किया, 3 NADH आए तो 9, एक बार FADH2 आया, FADH2 में ताकत कम है तो 9 + 2 कितना होता है? 11, 11 एटीपी। और एक बार स्टेप नंबर 7 ने खुद से डायरेक्टली एटीपी बना दी ना, डायरेक्टली उसने एटीपी बनाने में पार्टिसिपेट किया, तो 11 ओपी से और 1 एसएलपी से टोटल हो गए 12 एटीपी। चलो ठीक है, अब देखिए, अब जो भी ऑड नंबर के स्टेप है, जो भी ऑड नंबर के स्टेप है, इवन नहीं, अब ऑड को पढ़िए। सर कौन कौन है? तो ये तो आता है ना, 1 3 5 7 और 9, ये ऑड नंबर है। बोले हाँ सर ऑड नंबर है। इसमें से 5 को कट कर दीजिए, इसमें से 5 को कट कर दीजिए। बोले ठीक, बचे कौन? 1 3 7 और 9। इस हर स्टेप पे एक एक वाटर ऐड होगा, क्रेब साइकिल में वाटर ऐड होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप पे एक वाटर ऐड होगा, एक वाटर, थर्ड पे एक वाटर ऐड होगा, फिफ्थ पे नहीं बच्चा, 7 पे एक वाटर ऐड होगा, 9 पे एक वाटर ऐड होगा, याद रखिएगा। तो इस क्रेब साइकिल में
वाटर ऐड भी होते हैं। कहाँ? ऑड नंबर पे। बोले सर समझ में आ गया, ठीक है, ये भी हो गया। अभी हम लोग डिटेल से करेंगे, तो ये चीज याद रखिएगा, बाद में कंफ्यूज नहीं होना है कि 7 पे क्या हुआ, 9 पे क्या हुआ। जो ऑड नंबर है वहां वाटर ऐड होगा, इवन नंबर है वहां ऑक्सीडेशन होगा, इतना याद रखिए। ठीक है सर। क्रेब साइकिल में इंटर कौन करता है? एसिटाइल कोएंजाइम में। कितने कार्बन का है? एक क्रेब साइकिल में कौन इंटर किया, इंटर कौन किया, अंदर कौन गया? 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम। तो 5वें स्टेप पे एक कार्बन उसका CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। 5वें स्टेप पे एक कार्बन CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा। 6ठे स्टेप पे एक कार्बन CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा। देखिए एकदम सिंपल है। मैंने बोला एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन का है सर? 2 कार्बन के। आपको कंप्लीटली तोड़ना है ना, तो 5वें स्टेप पे एक कार्बन को तोड़ करके CO2 में उड़ा दीजिए, 6ठे स्टेप पे एक कार्बन को तोड़ करके बाहर निकाल दीजिए। तो लगातार 5वें और 6ठे स्टेप पे एक एक CO2 निकल जाएगा। तो डीकार्बोक्सिलेशन यानी CO2 का लॉस 2 जगह होगा, 5वें पे और 6ठे पे। ये क्वेश्चन आता है कि डिकार्बोक्सिलेशन जो स्टेप है क्रेब साइकिल में कहां कहां होता है? तो बोले सर लगातार 2 बार होता है, एक 5th पे और एक 6th पे। ठीक है, अगर ये आपके दिमाग में सेट हो गया तो क्रेब साइकिल अब आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं होना है। आपको पता चल गया ऑक्सीडेशन का है, आपको पता चल गया वाटर ऐड कहां होना है, तो ऑड नंबर में। ठीक है, कहां पर डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है सर? 2 लगातार जगह पे, 5वें पे, 6ठे पे। हाँ, तो ये अगर ओवरव्यू तुम्हारे दिमाग में सेट हो चुका है तो प्रॉब्लम बच्चा क्रेब साइकिल का 90% तुमने सॉल्व कर लिया। 90% जो क्रेब साइकिल है तुम्हारे समझ में आ चुके। अब तो सब ड्रामा है सर कि ये सिट्रिक एसिड बनेगा, ये एकोनिटिक है, ये सब तो ड्रामा है। मेन क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? कितने ETS, कितने OP हुआ, ATP कितने OP से बने, कितने बार SLP हुआ, जो इस बार के पेपर में है। अगले बार पूछा जाए कितने बार CO2 रिलीज हुआ, तो बोले देखो सर क्रेब साइकिल 2 कार्बन से चलता है, तो दोनों कार्बन को तोड़ करके 2 CO2 निकाल देंगे, कौन सी बड़ी बात। चलो, बोले सर लेकिन नाम कैसे याद रखेंगे सर? 10 स्टेप का नाम थोड़ी ना याद होता है। चलो कोशिश करते हैं। जैसे अभी तक हमें क्रेब साइकिल डिफिकल्ट लग रहा था, थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया। अब हम लोग एक और ट्रिक सीखते हैं, क्रेब साइकिल के 10 स्टेप को याद करने का तरीका। बोले सर कैसे? देखिए, क्रेब साइकिल में जो पहला प्रोडक्ट बनेगा वो सी नाम का बनेगा, सी नाम का बनेगा सिट्रिक एसिड। पहला जो प्रोडक्ट बनेगा, फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा, वो सी नाम का प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम है सिट्रिक एसिड। तो मैंने सी के नाम से बेटा क्रिकेट बोल दिया। जो सेकंड प्रोडक्ट बनेगा वो बेटा वो भी सी नाम का होगा। तो पहला भी सी है, दूसरा भी सी है, और तीसरा जो होगा, ठीक है, वो बेटा आई नाम का होगा। पहला लेटर क्या होगा? आई, बता दूंगा, आइसोसिट्रिक एसिड बनेगा। पहला सिट्रिक एसिड बनेगा, फिर बनेगा ये सिस एकोनिटिक एसिड, और ये बनेगा आइसोसिट्रिक एसिड। पूरा लिखेंगे, टेंशन मत लीजिए, लेकिन कोड वर्ड याद रखिए। पहला सी है तो हमने याद रखिए बेटा क्रिकेट, दूसरा भी सी है कौंसिल, और थर्ड आई है इंडिया। तो अब 3 वर्ड याद रखिए, क्रिकेट, काउंसिल ऑफ इंडिया। पहला सी वाला है, क्रिकेट सी से स्टार्ट होता है, सिट्रिक एसिड। दूसरा सिस एकोनिटिक एसिड बनेगा, वो भी सी से स्टार्ट हो रहा है, काउंसिल। थर्ड आइसोसिट्रिक एसिड बनेगा, आई से स्टार्ट हो रहा है, क्रिकेट, काउंसिल ऑफ इंडिया। 3 लेटर तो समझ में आ गए, 3 प्रोडक्ट तो याद हुआ। बोले ठीक है, क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया इज ओके। क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक मीटिंग की, और मीटिंग में बेटा ओके हो गए, यानी कि 4 जो प्रोडक्ट बनेगा वो ओ से स्टार्ट होगा, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड बनाएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया की मीटिंग हुई, उसमें ओके हो गए कि प्लेयर को खिलाना है भाई, मैच करवाना है। उसमें डिसाइड किया गया ओके विथ, इस मैच में खेलेगा कोहली, के फॉर कोहली,
एस फॉर सचिन, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट होगा इस नाम का होगा सचिन। उस मैच में खेलेगा सहवाग, सचिन का पार्टनर सहवाग, कोहली सचिन सहवाग, ठीक है। उस मैच में खेलेगा बेटा फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, देखिए कौन है फैंटास्टिक, कौन है, महेंद्र सिंह, फैंटास्टिक महेंद्र सिंह, एम कंटेनिंग होगा। तो जो क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया ओके किस पे, कोहली पे, सचिन पे, सहवाग पे, फैंटास्टिक महेंद्र सिंह, और लास्ट जो बेटा धोनी का छोटा भाई है ओनी, धोनी नहीं है, महेंद्र सिंह धोनी नहीं है, ओनी है, ओ फॉर ओनी याद रखना है। तो आप देख सकते हो ये 10 प्रोडक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 याद हो। अगर ये तुम्हें याद है तो अब तो फिट कर दूंगा, सारे प्रोडक्ट को मैं फिट करते जाऊंगा, लेकिन ये याद होना चाहिए कि पहला सी से स्टार्ट होगा क्रिकेट, सेकंड काउंसिल ऑफ इंडिया आई से स्टार्ट होगा, इज ओके, किस पे ओके भाई, कोहली, सचिन, सहवाग एंड फैंटास्टिक महेंद्र सिंह, धोनी का छोटे भाई ओनी पे, इन लोग ओके। बोले सर 10 तो ये हो गए सर, याद कैसे करेंगे, चलिए याद करने की तो होगी, ट्रिक हो गया। जब मैं अभी बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा यहां पास, पहला जो बनेगा सिट्रिक एसिड, इसलिए तो नाम पड़ा था सिट्रिक एसिड साइकिल, पहला जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिट्रिक एसिड बनेगा, इसलिए तो नाम पड़ा सिट्रिक एसिड साइकिल। दूसरा जो बनेगा वो बनेगा सिस एकोनेटिक, बनाऊंगा थोड़ी देर बाद, अभी टेंशन नहीं लेना है, हम लोग 3 बार में ये चीज पढ़ेंगे, ये तो फर्स्ट टाइम बता रहा हूं, अभी डिटेल से बताऊंगा तो अपने आप याद हो जाएगा। क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया तक ओके करते, इंडिया, आइसोसेट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड का छोटा भाई आइसोसेट्रिक एसिड, आइसोसेट्रिक एसिड, ठीक है सर, ओके। ओके में कौन आएगा सर, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, ठीक है, याद होगी अभी तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सैलो, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड। सर के से क्या होगा, कोहली से, के से एक वर्ड आएगा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, के फोर जो आएगा कोहली से जो आएगा उसका नाम होगा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, याद रहेगा। सर फिर सचिन, एस फोर सचिन है, आएगा ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम होगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, और सचिन का पार्टनर सहवाग है, क्या नाम होगा सर, उसका नाम होगा सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ठीक है। सर फैंटास्टिक से F4 आएगा, उसका नाम होगा फ्यूमैरिक एसिड, फ्यूमैरिक एसिड, फ्यूमैरिक एसिड। सर फैंटास्टिक महेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह के नाम पे मैलिक एसिड, ये तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी है, फ्यूमैरिक एसिड मैलिक एसिड एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, ये तो पढ़ते भी हो, फ्यूमैरिक मैलिक में तो दिक्कत नहीं है। सर लास्ट में धोनी का छोटा भाई ओनी, ओनी का नाम है बेटा ऑक्सैलो एसेटिक एसिड, ऑक्सैलो एसेटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, यहां ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड था और यहां ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसी को हम लोग पूरी तरह से डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक हमारे पास रफ आइडिया आ गया, दिमाग में चल रहा है, पहले क्रिकेट, फिर काउंसिल ऑफ इंडिया सीसीआई, ओके वो आएगा, फिर बेटा प्लेयर का नाम कोहली, सचिन, सहवाग, फैंटास्टिक, महेंद्र सिंह, ओनी, तो हमारे दिमाग में तो बैठा हुआ है। तो हम लोग चलिए अब फटाफट स्टार्ट करें, तो यहां तक सभी को क्लियर है, एक बार हैंड रेस कर दो, अब आगे बढ़े हम लोग, फटाफट बताइए, हम लोग आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है, इसमें कोई भी ये नहीं होना है, धीरे धीरे हो जाएगा, 2 बार करेंगे 3 बार करेंगे तो क्यों नहीं याद होगा, ठीक है, 2 बार 3 बार हम लोग जब पढ़ेंगे, घर पे जाके रिवाइज कीजिएगा, थोड़ा रट्टा भी मारिएगा तो हो जाएगा, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अनुभव देखो, अभी तो हम लोगों ने 1 बार पढ़ा है ना, 3 बार पढ़ने के लिए मैंने बोला है,
3 बार पढ़ने के लिए बोला है, ये तो फर्स्ट टाइम है। अभी हम लोग डिटेल से अब कर रहे हैं, अब हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ध्यान से 10 मिनट बहुत ध्यान से करना है, क्वेश्चन आता है और छूट जाता है। चलिए ठीक है। सबसे पहले इंटर किया एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि 2 कार्बन का है। बोले ठीक है सर। ये सबसे पहले आएगा कांटेक्ट में महेंद्र सिंह धोनी का छोटा भाई ओनी के कौन्स। ओनी जो है ऑक्सैलो एसेटिक एसिड, ये 4 कार्बन का है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का है। एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन का है। तो धोनी के छोटे भाई ने एसिटाइल कोएंजाइम से बाइंड कर लिया, जुड़ गए दोनों, बाइंडिंग किया। बाइंडिंग करने के बाद ये हो गया फर्स्ट स्टेप, और पहला प्रोडक्ट 4 कार्बन और 2 कार्बन मिलने से बना 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड। इसलिए मैंने बोला था फर्स्ट प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड बनेगा, इसलिए इसका नाम सिट्रिक एसिड साइकिल कहलाएगा। कितने कार्बन? तो 6 कार्बन, 4 और 2 कितने होते हैं? बोले सर 6 होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व, फर्स्ट स्टेप इज क्लियर। बोले हाँ सर, सिट्रिक एसिड समझ में आ गया। सिट्रिक एसिड में कितने कार्बोक्सिल ग्रुप? 3 होते हैं, तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। बोले सर सिट्रिक एसिड क्या करेगा? सर पहले स्टेप में क्या हुआ? बोला था बेटा फर्स्ट स्टेप में वाटर ऐड होगा, 1 3 7 9 ऑड नंबर में वाटर ऐड होता है। बोले अब क्या होगा सर सेकेंड स्टेप पे? सिट्रिक एसिड से वाटर निकल जाएगा। देखो बेटा क्या ड्रामा है, पहले वाटर ऐड किया, सेकेंड पे वाटर को रिलीज करा दिया, और सिट्रिक एसिड कन्वर्ट हो गया सिस एकोनेटिक एसिड में, सिस एकोनेटिक एसिड में। तो आप बच्चे लोग थोड़ा सा नाम बताइए तो, सिस एकोनेटिक एसिड में कितने कार्बन होंगे? बोले सर पानी निकालने से क्या कार्बन घटेगा? सिट्रिक एसिड 6 कार्बन का है, तो सिस एकोनेटिक एसिड भी 6 कार्बन का होगा। पानी निकालने से कार्बन थोड़ी घट जाता है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं, ये भी 6 कार्बन का है। बोले ठीक है। क्रिकेट काउंसिल भी समझ में आ गया। ये बेटा सिट्रिक एसिड क्रिकेट था, और ये हो गया काउंसिल, क्रिकेट के बाद काउंसिल, क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। बोले सर अब क्या होगा? फिर से थर्ड स्टेप आया, पानी ऐड करो। बेटा बहुत ड्रामा चल रहा है, पहले पानी जोड़ा, पानी निकला, फिर से पानी जुटा, इसलिए एनसीईआरटी इसका नाम ही नहीं देता। जो पानी जोड़ रहे हो, निकाल रहे हो, पानी जोड़ रहे हो, क्या ड्रामा कर रहे हो, इसलिए एनसीईआरटी स्टेप को उड़ा देता है। आपको उड़ाना नहीं है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। बोले सर स्टेप नंबर 3 में क्या हुआ? पानी जोड़ा। पहले में क्या सर? पानी जोड़ा, दूसरे में पानी निकाला, तीसरे में पानी जोड़ा, अल्टरनेट चल रहा है। सर क्या बनेगा? सिट्रिक एसिड का छोटा भाई आइसोसिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड का छोटा भाई आइसोसिट्रिक एसिड। तो हो गया ना क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, 3 वर्ड याद हो गए, क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। हो गया। कितने कार्बन का? तो बेटा कोई पानी डालना, पानी निकालना, कोई कार्बन थोड़ी घटता है, कार्बन तो सेम है, 6 कार्बन, कोई टेंशन नहीं। अब फोर्थ पे फोकस कीजिए। मैंने क्या बोला था? फोर्थ जो स्टेप है वो क्या है? ऑड है या इवन है? बोले सर इवन नंबर है, 2 4 6 8 10 ये सब इवन होता है। उसमें से 2 को हटा दीजिए, यानी 4 6 8 और 10 ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन निकलना है। बोले सर क्या बनेगा? क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया ओके, तो ओके में आ जाएगा ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड, ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड, ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड। बोले सर कितने कार्बन का? तो बेटा हमने क्या किया? स्टेप नंबर 4 पे क्या किया? ऑक्सीडेशन किया। सर किसके हेल्प से? नैड आया, NAD+ आए और हाइड्रोजन निकाल लिया और बन गए NADH। क्या बन गया? NADH बन गए। सर कितने कार्बन के? अरे हाइड्रोजन निकाला है, कार्बन थोड़ी निकाला है। हम अगर कार्बन निकालते
तब तो कार्बन घटता, 6 कार्बन था, अभी भी 6 कार्बन होगा, इसमें कोई पूछने वाली बात है क्या? बोले नहीं सर, पूछने वाली बात तो नहीं है, फिर भी पूछ लिया। चलिए फिफ्थ नंबर सर, फिफ्थ नंबर में क्या होगा? मैंने क्या बोला था? क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया इज ओके बेटा, आप प्लेयर का नाम याद करना, कोहली, सचिन, सहवाग, फैंटास्टिक, महेंद्र सिंह, ओनी। अब केवल प्लेयर। बोले सर कौन सा प्लेयर? सर 6 स्टेप पे क्या होगा? बड़ा ध्यान से, हाँ 5th स्टेप, नॉट द 6th स्टेप, इट इज द 5th स्टेप, दिस इज द 5th स्टेप। ठीक है, क्या बना सर? 5th स्टेप पे अब बनेगा कोहली। कोहली का नाम है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। ध्यान से सुनना, कौन सा स्टेप बेटा? 5वां। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पास पहली बार 5वें स्टेप पे एक कार्बन CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा। 5वें स्टेप पे एक कार्बन CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा। तो जो कोहली है वो बेटा 5 कार्बन का है। याद रखना, यही तो आता है, यही तो क्वेश्चन आता है बच्चे। पूरे क्रेब साइकिल में एकमात्र कोहली ही है जो 5 कार्बन का है। कोहली से पहले जितने थे क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया वाले लोग, सभी 6 कार्बन के थे, सभी 6 कार्बन के थे। और कोहली भाई साहब फिर से एक कार्बन निकाल देगा। छठा स्टेप है ना, फिर से एक कार्बन निकल जाएगा। तो कोहली से एक पहले CO2 निकला, कोहली के बाद भी एक CO2 निकला, 2 बार डिकार्बोक्सिलेशन हुए, एक 5th पे एक 6th पे। तो कोहली से 5 कार्बन था कोहली, उसमें से एक कार्बन निकाला तो 4 ही बचा ना। और ये बन गया सचिन। सचिन का नाम है सक्सिनाइल कोएंजाइम, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। तो बेटा गांठ बांध लो एक चीज। बोले सर क्या? कोहली 5 कार्बन का था, उसने एक कार्बन निकाला, तो सक्सिनाइल कोएंजाइम हो जाएंगे 4 कार्बन के। सर एकदम करेक्ट है। केवल कोहली पंजा मारेगा, उससे पहले जितने भी वो छक्का मारे। सेटेक एसिड 6, सिसैकोनेटिक एसिड 6, आइसोसेटिक एसिड 6, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड 6, सभी 6 कार्बन। कोहली यूनिक है थोड़ा, 5 पंजा मारेगा। और कोहली के बाद जो प्लेयर आएगा वह सचिन हो, सहवाग हो, फैंटास्टिक हो, महेंद्र सिंह हो, ओनी हो, सब बेटा चौका मारेंगे। ये चीज याद रख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि क्रेब साइकिल में कौन सा है प्रोडक्ट जो पंजा वाला है, 5 वाला है। अरे सर कोहली है, कोहली यूनिक है। अब उसके बाद सारे के सारे चौका मारने वाले हैं, पहले छक्का मारने वाले, कोहली पंजा मारेगा। बोले ठीक है सर, छठे नंबर पे क्या होगा सर? 5वें और छठे लगातार, कोहली से एक पहले, कोहली से एक बाद CO2 निकलता है, याद रखिएगा। सर छठे नंबर पे एक और चीज होना चाहिए ना, ऑक्सीडेशन। हाँ एकदम होना चाहिए, मैंने बोला तो है। चौथे पे, छठे पे, 8वें पे और 10वें पे। तो सर छठे पे कौन करेगा? और कोई करेगा, कौन करेगा? NAD आया और NADH में कन्वर्ट हो गया, NADH में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। बोले सर ऑक्सीडेशन के साथ डिकार्बोक्सिलेशन भी होगा? सर एकदम होगा। इसलिए छठा स्टेप बड़ा यूनिक है, ऑक्सीडेशन भी हुआ और डिकार्बोक्सिलेशन भी हुआ, इसलिए इस दोनों को जोड़ दीजिए, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन कह सकते हैं। ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, डिकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है। सर ये तो लिंक रिएक्शन की तरह लग रहा है। एकदम, यही तो नीट का क्वेश्चन आया था कि क्रेब साइकिल का कौन सा स्टेप जो है वो लिंक रिएक्शन के भांति ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ करता है। आपको याद रखना बेटा कोहली वाला है। 6 स्टेप पे ऑक्सीडेशन भी हुआ और डिकार्बोक्सिलेशन भी हुआ, लिंक रिएक्शन में भी ऐसा ही हुआ था। बोले ठीक है सर। अब सचिन पे आ जाओ। सचिन बड़ा वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्लेयर, कोहली वोहली कुछ नहीं उसके सामने, सचिन बेटा बेस्ट था। सचिन में इतना ताकत, बेटा किसी में ताकत नहीं है इतना, पूरे क्रेब साइकिल में किसी की औकात नहीं जितनी सचिन की। इतना औकात है बेटा, इतना औकात है सक्सिनाइल को जाम सचिन को, कि जब वो सहवाग में कन्वर्ट होगा, सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होगा। सचिन के बाद कौन? सहवाग, सक्सिनिक एसिड। स्टेप नंबर इज द कौन सा है? 7। सचिन समझो ना वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्लेयर, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्लेयर। हाँ
इतना ताकत है कि वो बेटा अपने ताकत से डायरेक्टली एटीपी बना सकता है, डायरेक्टली एक एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में जोड़ेगा और एटीपी में कन्वर्ट कर देगा। सचिन बेटा समझो ना, अपने आप में सोचना, सचिन कोई छोटा मोटा प्लेयर थोड़ी है, उसके पास अपनी औकात है। और नीट 2020 में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रेब्स साइकिल में कितने बार एसएलपी होगा, अपने आप सबस्ट्रेट एटीपी बनाएगा सचिन। तो यही तो 7 स्टेप पूछा गया था नीट में, एसएलपी कितने बार होगा। बोले बस सचिन की औकात है और किसी की औकात नहीं, सचिन के अलावा किसी की औकात नहीं है बेटा खुद से एटीपी बनाने की। ठीक है तो सर 7th स्टेप भी हो गया, एकदम हो गया। सर 8 बताइए। चलिए 8 नंबर बताइए क्या होगा। सचिन के बाद सहवाग, सहवाग के बाद फैंटास्टिक यानी फ्यूमैरिक एसिड। फ्यूमैरिक एसिड सर सचिन कितने कार्बन का था बताने की जरूरत नहीं, कोहली 5 था, 1 कार्बन निकाला तो सचिन 4, चौका मारेगा। सर सहवाग अरे बताने की जरूरत नहीं बेटा 4, सर धोनी 4, ओनी सब 4। सर क्या होगा सर स्टेप नंबर कौन है, तो सर स्टेप नंबर 8 है, बताइए। सर ऑड है इवन है, तो बोलेंगे सर इवन नंबर है, और इवन में क्या होता है ऑक्सीडेशन। लेकिन 8वां बड़ा इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन तो होगा लेकिन यहां होगा फैड के हेल्प से, FAD बोला था ना, फैड के हेल्प से हुआ। देखिए फ्यूमेरिक एसिड है तो वहां पर नैड नहीं, F फॉर फ्यूमेरिक एसिड, और वहां पर कौन आएगा फैड आएगा, FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। हो गया स्टेप नंबर इज 8, स्टेप नंबर इज 8। अब कुछ नहीं करना है, अब 2 स्टेप बचा है। सर फ्यूमेरिक एसिड के बाद अरे कुछ नहीं करना है, फ्यूमेरिक एसिड का छोटा भाई है जिसका नाम है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड सर स्टेप कौन सा है, स्टेप हो गया 9। ऑड है सर या इवन है, ऑड नंबर है, और ऑड पे पानी जुड़ता है, ऑड पे पानी जुड़ता है वाटर। जहां भी ऑड पे मैंने छोड़ दिया है 7 पे, 7 पे भी ऑड नंबर है सर, वाटर जुड़ेगा। चलिए हो गया सर। अब कुछ नहीं करना है, 9th हो गया, अब 10th कर दे। मैलिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलो एसेटिक एसिड में, तभी तो साइकिल रन करेगा। साइकिल को रन करने के लिए ऑक्सैलो एसिटिक चाहिए। अब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड तो भाग गया, तो सिट्रिक एसिड में चला गया, तो वापस से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाओगे तभी तो साइकिल रन करेगा। तुम यहां से निकले वो तो चला गया, वापस से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाना है, तो मैलिक एसिड अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में, स्टेप नंबर 10। सर 10th स्टेप क्या है सर, ऑड है इवन है, इवन स्टेप है, और इवन पे होता है ऑक्सीडेशन, यानी कि यहां पर नैड आएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा NADH में, हो गया ऑक्सीडेशन। और ये आपका पूरा क्रेब साइकिल तरीके से समझ में आ गया। पूरा क्रेब साइकिल आपने बहुत ही ध्यान से समझ लिया, तो अब आप रिलेट कीजिए क्रिकेट, सिट्रिक एसिड, दूसरा कौनसिल, सिस एकोनिटिक एसिड, इंडिया सिट्रिक एसिड का छोटा भाई आइसोसिट्रिक एसिड। अब ओके ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, फिर सर क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया ओके किसके साथ, कोहली अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सचिन सक्सिनाइल कोएंजाइम में, सहवाग सक्सिनिक एसिड, फैंटास्टिक फ्यूमेरिक एसिड, महेंद्र सिंह मैलिक एसिड, ओनी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये 10 स्टेप लिख लीजिए पहले, और जहां भी ऑड नंबर है पानी जोड़ दीजिए, ठीक है, और जहां भी इवन नंबर है ऑक्सीडेशन करा लीजिए। हो गया, स्टेप इज क्लियर। और सचिन सबसे ताकतवर है, सचिन सबसे ताकतवर है, उसके बाद इतना ताकत है खुद से बेटा एटीपी बना सकता है, तो स्टेप 7 पे डायरेक्टली एटीपी बनेगा, SLP कहलाएगा। चलो किसे किसे समझ में आ गया, हाँ थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन आप वापस से एक बार ईमानदारी से जाके फिर से पढ़िएगा तो मेरे में से क्लियर हो जाएगा ना, क्योंकि आप पढ़ते तो है लेकिन भूल जाते हो। आप 11 में पढ़ते थे लेकिन भूल जाते थे, जहां तक मुझे याद है, ठीक है। तो अब मुझे अगर आपको याद हो गया, अगर आपको याद हो गया तो मैं एक आपसे बैलेंस शीट भरवा लेता हूं,
तब मुझे सेटिस्फैक्शन होगा कि आपको आया या नहीं आया। मेरा तो एक ही तरीका है, आपको ये चीज आ गया तो मैं मान लूंगा। चलिए एक क्रेब साइकिल का बैलेंस शीट भर के दिखाइए। बोले ठीक है सर, पहले रुको मुझे लिखने दो, उसके बाद में मैं सभी का आंसर चेक करूंगा, सभी का मैसेज पढ़ूंगा, पहले क्वेश्चन को कंप्लीट करने दो। एक क्रेब साइकिल में एक एसिटाइल कोएंजाइम इंटर करेगा 2 कार्बन का, तो मुझे बताना है CO2 कितने बार रिलीज होगा, किस किस स्टेप पे, अभी नहीं, अभी क्वेश्चन लिखने दे। वाटर कितने बनेंगे, और जो वाटर डायरेक्टली बनेगा डायरेक्ट वाटर, और जो ETS नाम के मशीन से बनेगा मेटाबॉलिक वाटर। बोले ठीक है सर, ये भी बता देंगे। और तीसरा और खतरनाक, ATP कितने बनेंगे। सचिन ताकतवर है, खुद से ATP बना सकता है, बाकी लोग तो बस मशीन से हैं, बैट में बैट का कमाल है बेटा, छक्का वक्का मारेगा, सचिन का अपना औकात है SLP। और जो बेटा मशीन से बनाएगा OP कहलाएगा। चलिए ध्यान पूर्वक बताइएगा। चलिए सबसे पहले इस क्रेब साइकिल में, एक क्रेब साइकिल, 2 मत कीजिएगा, एक बताइए कितने बार SLP हुआ, किस स्टेप पे हुआ, फटाफट 2 मिनट आपके पास टाइम है, 2 मिनट में पूरा फुलफिल करना है। इस पूरे क्रेब साइकिल में कितने बार SLP हुआ और किस स्टेप पे हुआ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, नहीं है तो आप देख सकते हो, यहां पास नहीं है तो आपको देख सकते हो। बेटा मैंने क्या बोला, सचिन वाला स्टेप, सचिन वाला स्टेप, तो सचिन कहां पास थे, आंसर 7th नंबर। तो यहां पास बताइए फटाफट कितने बार SLP हुआ। तो बोलेंगे सर एक बार हुआ, लेकिन स्टेप भी याद रखना है, एक बार SLP हुआ, एक बार ATP SLP से बना है, स्टेप नंबर 7 से। चलिए OP से कितने ATP बने, क्लू देता हूं, एक NADH 3 ATP बनाएगा, एक FADH2 2 ATP बनाएगा। तो बोलेंगे सर देखिए ऑड नंबर में, इवन नंबर में सर ऑक्सीडेशन हुआ है, 4 पे, 6 पे, 8 पे और 10 पे, 3 बार NADH से तो 9 ATP, एक बार FADH2 से 11 ATP, 2 ATP यानी 11 ATP, तो हो गए 11 और 1 कितना होता है। तो ये आपका नीट का बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन बन गया। एक क्रेब साइकिल से कितने ATP बनते, 12 ATP। ओके 12 ATP, बोले ठीक है सर। चलिए मुझे थोड़ा बताइए मेटाबॉलिक वाटर कितने बनेंगे। मेटाबॉलिक वाटर उतने ही बनेगा जितने बार ऑक्सीडेशन हुआ होगा, जितने बार ऑक्सीडेशन होगा उतना बार ही आपके मेटाबॉलिक वाटर बनेंगे, क्योंकि एक NADH एक वाटर बनाएगा, एक FADH2 एक वाटर बनाएगा, तो जितने बार ऑक्सीडेशन उतने बार वाटर बनेंगे। चलो अब सोचो कितने बार ऑक्सीडेशन हुआ है, 2H2O कैसे, ललित तेज वापस से, बाकी बच्चे लोग, तान्या, अनुभव, फटाफट। ठीक है अनुभव ने तो पूरा आंसर बता दिया, पूरा चीज बता दी। राजा जी गलत, मैंने बोला इस, एक मिनट, यहां कितनी बार ऑक्सीडेशन हो रहा है, इवन नंबर को देखो, 4, 6, 8 और 10, 4 बार ऑक्सीडेशन हुआ तो 4 वाटर बनेंगे। FADH2 भी ETS में जाएगा, उसके हेल्प से भी तो वाटर बनेंगे, तो 4 जितनी बार ऑक्सीडेशन उतना वाटर बनता है। तो आंसर सिंपल है, वाटर बन के 4 वाटर। ठीक है अब बताइए डायरेक्ट वाटर कितने बने, क्लू देता हूं, स्टेप 6 को देखिए, जहां पर डायरेक्टली सबस्ट्रेट से वाटर निकलेगा। स्टेप 2 को देखिए, सिट्रिक एसिड के बाद वाला, वहां पर पानी वाटर बाहर निकल रहा है, डिहाइड्रेट हो रहा है, तो एक वाटर स्टेप 2 पे अपने आप बाहर निकल रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा डायरेक्ट वाटर बनेंगे 1, तो 4 बना मेटाबॉलिक, 1 बना डायरेक्ट, आंसर 5 वाटर। अब बताइए इस पूरे साइकिल में कितने वाटर खर्च हुए, इस पूरे साइकिल में वापस से देखिए कितने वाटर खर्च हुए, तो आपका आंसर होगा सर जहां भी ऑड नंबर है, 1 देखिए वाटर ऐड हुआ है, 3 वाटर ऐड हुआ है, 7 5 को छोड़ दीजिए, 7 वाटर ऐड हुआ है, और 9 वाटर ऐड हुआ है। देखिए मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, जो भी आपका इवन ऑड नंबर होगा वहां वाटर ऐड होगा, तो
यहां पर 3 वाटर नहीं 4 वाटर, नॉट द 3, इट इज अ 4 वाटर, 4 वाटर ऐड भी हो गए, यानी खर्च हो गया -4 वाटर, तो नेट हो गया 1 वाटर, नेट हो गए 1 वाटर मॉलिक्यूल, हो गया। चलिए अब बताइए कितनी बार डिकार्बोक्सिलेशन होगा। मैंने कोहली का एग्जांपल देकर आपको समझाया था, कोहली का एग्जांपल से आप याद कर लीजिए, कोहली के एग्जांपल से आप याद कर लीजिए कितने बार डिकार्बोक्सिलेशन होगा। तो बोलेंगे सर कोहली से एक पहले और एक कोहली के बाद 2 बार डिकार्बोक्सिलेशन होगा, एक कोहली से पहले और एक कोहली के बाद, तो आंसर होगा 2 बार होगा डिकार्बोक्सिलेशन, 2CO2 रिलीज होंगे। तो ये बचा आपकी 1 क्रेब्स साइकिल की कहानी। ये आपका बैलेंस शीट क्लियर हो गया, ये आपका बैलेंस शीट क्लियर हो गया। चलो अब बताओ किसे किसे क्या कंफ्यूजन है। जिसे समझ में आ गया वो बेटा लिखो, मैसेज में जाओ, समझ में आया नहीं आया, जिसे समझ में नहीं आया वो बताओ, क्योंकि देखो कॉम्प्लेक्स तो है, अगर तुमने पहले नहीं पढ़ा होगा इस तरह से तो डिफिकल्ट लग सकता है। तो तुम्हारे लिए है कि शाम में जब फ्री हो जाओगे एकदम रिलैक्स माइंड से ये लेक्चर को वापस से रिवाइंड कर लेना, प्रॉपर एक नोट्स बनाना, तो लाइफ टाइम के लिए ये ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी बने, लिंक में कितना बना, क्रेब्स साइकिल में कितना, लाइफ टाइम के लिए क्लियर हो जाएगा, दिमाग में माइंड में सेट हो जाएगा। ओ ऐसे ही एटीपी बनता है, ऐसे ही वाटर बनता है, ऐसे ही CO2 बनते हैं, तो ये लाइफ टाइम के लिए तुम्हारे अंदर में फिट हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि अभी आप उतना कंसंट्रेटेड नहीं है तो थोड़ा इश्यू हो सकता है। तो चलो अच्छा नोट्स बना लिया है, ठीक है। और किसी को चलो बताओ, राज आदित्य मैंने बताया, तान्या तुम्हारा क्या है, समझ में आया, ऊपर से गया, अगर ऊपर से गया तो ये भी बता सकते हो। सितेश कुछ तो जवाब दो, ललितेश क्या है तुम्हारा, बोलो फटाफट, कल्पना, सिमरन, ठीक है, ललितेश क्लियर है, तानिया समझ में आ गया, ठीक है, और ठीक है अनु, हाँ ये नोट्स अपलोड हो जाएगा, मैं तुम्हारे गूगल ड्राइव पे भी डाल दूंगा, तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी चला जाएगा, ठीक है। तो कोई नहीं शितेश वापस से इस रिकॉर्डेड वाले फॉर्म को मेरे वजह से शाम में आ जाएगा 8-9 बजे तक, तो वापस से देख लेना, ठीक है। चलिए तो मेरे में से जिसने अच्छे से पढ़ा होगा तो मेरे में से कोई इशू नहीं है, ऐसा नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है कि इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है।